प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं फिजिक्स के इस नए सेशन में। क्लास 9th का ये नया सेशन एक बार फिर से आप लोगों के बीच मोशन चैप्टर को हम लोग लेकर प्रेजेंट हैं। देखेंगे चैप्टर 1 के, इससे पहले भी हम लोगों ने कई चर्चाएं की थी मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के बारे में चर्चा की थी कि किसी वस्तु को एक स्थान पर मानकर उससे जब हम किसी अन्य वस्तु का तुलना करते हैं तो वो एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। खास करके जो भी स्थिर वस्तु है, खास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है जैसे पेड़, बिल्डिंग, ये सब रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिए जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इन सब टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में, साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो फिजिक्स का यह सेशन जो है ये इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप लोगों के लिए सहयोग वाला रहने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। छोटा सेशन होगा लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। मार्कर लाया जाए थोड़ा सा इंक उसका, तो अदिश या सदिश कहा जाता है। अच्छा, इस पर आपको जानकारी देना मेरे लिए इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सब आप फिजिक्स का जब भी आप चर्चा करेंगे, फिजिक्स के बारे में जब भी आपसे बातचीत होगी तो सबसे पहले आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग अब फिजिक्स में आगे अन्य जो भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उसके यह निर्धारण करेंगे कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। और ये क्यों करना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसके कारण से हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के रूप में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दर्शाते हैं। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन होते हैं। तो दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। तो मात्रा के अर्थ में कहा जा रहा है यहाँ पर किसी वस्तु को जब आप खरीदने के लिए जाते हैं दुकानों में, तो दुकान में जाने पर आप दुकानदार से यह कहते होंगे कि हमें 1 किलो चीनी दीजिए, हमें 1 किलो आटा दीजिए, हमें 1 लीटर तेल दीजिए, हमें 4 साबुन की टिकिया दीजिए। इस तरह से आप लोग वस्तुओं को मांगते हैं। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड किसी वस्तु का मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू कहलाता है। तो ऐसे सभी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल और केवल क्या हो, मात्रा हो, तो वो कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसमें रखते हैं टाइम को, डिस्टेंस को। कभी भी आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने नानी गांव जा रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर मेरे नानी गांव तक के टोटल लेंथ को हम लोग सिर्फ मापते हैं और कह देते हैं कि जानते हैं आज जो है हम 120 किलोमीटर गए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी मात्रा दिखाई है और इसमें कुछ और चीज़ें हमने नहीं दिखाई है, ठीक है। अगर हमने अभी कोचिंग में अपना समय दिया है तो हम बताएंगे कि जानते हैं हम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कोचिंग में रहे, यानी कि हमने क्या किया है, 2 घंटा समय कोचिंग में बिताया है, ठीक है। ये मात्रा हुई उसकी, ये उसका टोटल का टोटल मैग्नीट्यूड से दिखाया जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं इसमें स्पीड। कभी भी आप मोटरसाइकिल वगैरह से या गाड़ी वगैरह से जाते होंगे कहीं पे, तो आप देखते हैं कि जब आपसे कोई पूछता है कि चलो यार किस स्पीड में चला रहे थे, तो आप उसको बताते हैं कि हमने क्या किया है, रास्ता क्लियर था तो हमने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर हमने दूरी तय किया है। और जिस बच्चे को ये बात नहीं पता है उसे यह ध्यान रखना है आपको कि स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं, डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं
और टाइम को तो आप लोग जानते ही हैं, समय कहते हैं। तो ये है चाल, दूरी और समय। आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा होगा। फिजिक्स जो है वो मैथ्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और मैथ्स जो है वो फिजिक्स से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। तो आपको आसान होगा जब अगर आप फिजिक्स को कनेक्ट करना चाहेंगे तो मैथ्स को भी इससे कनेक्ट करें। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यह होता है। अच्छा, इसमें हमने इसको ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन जब आपसे बनवाएंगे तो इस पर आपका काम होने वाला है। इससे हम लोग 3 फार्मूलाज निकाल सकते हैं। देखिए, पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि इसको हम यहाँ भेज देते हैं, तब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तीसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं D इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको आ भी रहा होगा, आप इसको आसानी से कनेक्ट कर भी पा रहे होंगे। हमने भी देखा स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, तो ये ऐसी राशियां हैं जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी मात्रा जाननी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पावर, यह भी एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर में भी हम लोग यही देखते हैं कि हमने क्या किया है, 120 वाट का बल्ब जलाया है, ठीक है। हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के अलावा इधर क्या आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी स्केलर क्वांटिटी के बारे में ही देखा है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। अच्छा, एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यह भी जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आज हमने भोजन किया है और हमको उससे 120 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई है, यानी एनर्जी प्राप्त हुई है, ठीक है। ये उसकी मात्रा सिर्फ दिखा है। अभी हमने जितने भी टॉपिक पर बातें की, चाहे वह टाइम हो, चाहे वह डिस्टेंस हो, चाहे स्पीड हो, पावर हो, एनर्जी हो, सब में हमने सिर्फ क्या किया है, उसकी मात्रा को दर्शाने का प्रयास किया है। चलते हैं थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी की ओर, उसमें देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं। डस्टर एक लाया जा। दोज क्वांटिटीज़ which has both magnitude and direction। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या लिखा है, ऐसी राशियाँ जिसमें मात्रा भी चाहिए, साथ ही साथ उसका एक फिक्स डायरेक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। तब जाकर यह क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएगा। तो हम लोग इसके बारे में भी अभी और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। हमने पिछले क्वांटिटीज़ में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए आपको। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें देखते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम यह बताते हैं कि अभी जो है, हम कभी कभी आप सुनते होंगे, आपको कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह पूछता होगा तो आप कहते हैं जीपीएस पे सबसे आसान चीज़ आपको बताते हैं। अब तो मॉडर्न समय है, अब इतना हाईटेक चीज़ें हो गई हैं कि अब लोग को अपना कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। कभी कभी पुलिस कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधी जब भागते रहते हैं तो उसके मोबाइल से उसको ट्रैक करते हैं, जीपीएस, ठीक है। तो उस सिस्टम में वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कोऑर्डिनेट कितना पे है, वो तो 20 डिग्री वो यहाँ से क्या है, ईस्ट की ओर गया है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो 20 मीटर ईस्ट की ओर हो गया है, यानी कि पूरब की ओर चलेंगे 20 मीटर तब उधर गया है। अच्छा, इससे सुविधाएं हुई है, बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। अगर ऐसा लिखा रहता है कि हमको चलना है एक मिठाई की दुकान की ओर, जिस मिठाई की दुकान का नाम है मुन्ना मिष्ठान भंडार, और उसका लोकेशन आपको दिया हुआ है कि आपके बीजे पब्लिक स्कूल से ये 300 मीटर ये ईस्ट की ओर है, ठीक है। ये बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है, आपको इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। तो आप अपने बीजे पब्लिक स्कूल से जब 300 मीटर ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, मुन्ना मिष्ठान भंडार है। इस तरह की सुविधाएं आ जाने से आपको बहुत फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे का सेंटर एक जगह से दूसरी जगह सुदूर क्षेत्र में फेंक देता था। अभी भी ऐसी स्थिति होती है। जब दरोगा वगैरह की
एग्ज़ाम के सेंटर सब लोकेट किए जाते हैं। तो जो बच्चे खगड़िया से है उनका बेगूसराय, जो बेगूसराय से उसका पटना, जो पटना से उसका छपरा, इस तरह से कर दिया जाता है। अब बच्चे परेशान रहते बेचारे, बदहाल रहते, किसी तरह से सेंटर तक पहुंचा जाए, तो उसमें ये काफ़ी मददगार रहा है। आप जीपीएस ऑन कर लीजिए, अब तो सभी के पास मोबाइल की सुविधाएँ आ गई है, और मोबाइल में आप देखिए उसका कोऑर्डिनेट किस प्रकार का है। 300 मीटर किधर जाना है, ईस्ट की ओर जाना है। तब हम समझ जाएंगे अच्छा ये इस जगह पर जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन का भी चूज करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी चूज करना पड़ेगा। यही वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ऐसे क्वांटिटीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ उसमें उसकी मात्रा की भी ज़रूरत पड़ेगी, यही कहलाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, अभी चर्चाएं होने वाली है डिस्प्लेसमेंट पे भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो मोमेंटम भी, मोमेंटम फोर्स भी देखेंगे, ठीक है। ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलर और वेक्टर के बीच में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड की भी यानी मात्रा की भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमने आपको इसको बताने का प्रयास किया था, ठीक है। चलते हैं और आगे की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे इस वेक्टर और स्केलर से निकलते हुए ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की ओर चलते हैं। चलिए डिस्टेंस के बारे में हम लोग पहले एक बार अध्ययन करते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है, और दूरी हमको कहा जाता है टोटल लेंथ को। एक बार उन बच्चों को भी देख लीजिएगा, बीच बदमाशी ना करें। टोटल लेंथ यानी कि अगर हम अभी इस पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ से हमने निकल कर यहाँ तक गया है, तो इसके बीच का जो है, बीच का टोटल लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे, और यही कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। आप अपने घर से अपने नानी घर जाते हैं, और अपने घर से आपका अपना नानी घर के बीच का डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है, लेंथ उसके बीच का 60 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर किया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा यह कह रहा है कि मैं अपने नानी घर, अपने घर से गया और फिर वहाँ से लौटकर फिर अपने घर को आया, मेरे घर से मेरे नानी के घर का बीच का लेंथ है 60 किलोमीटर। मेरे क्वेश्चन को समझिएगा, एक बच्चा बोल रहा है कि हम अपने घर से अपने नानी के गांव, बहुत प्यारा होता है नानी का गांव, तो अपने घर से वो कहाँ गया, नानी के गांव गया है वो, ठीक है। और इसके बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि बताइए, अच्छा फिर वो गया और कुछ ज़रूरी काम थे, उसके बाद वो फिर वो लौट के आया भी है, ठीक है। ये साइन लगा दिया, एक बार गया है फिर बी पॉइंट से लौट के आया भी है। तब पूछ रहे हैं कि हम बताइए इसका डिस्टेंस कितना कवर किया वो टोटल। तब हम बता देंगे, चलिए यहाँ से यहाँ तक 60 था और यहाँ से यहाँ तक फिर 60 था, यानी कि कुल मिलाकर उसने क्या किया है, 120 किलोमीटर तय किया है दूरी, ठीक है। यही तो डिस्टेंस कहलाता है। आप जैसे भी जाए, हो सकता है कि उस दिन क्या हुआ कि ये वाला रास्ता ख़राब था और वो कहाँ से गया, इधर से घूम के गया है, ठीक है। और घूम के जाने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो लगभग 128 किलोमीटर का लेंथ तय किया है। इस बार टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और वो गया और फिर वो लौट के आया भी, तो इस बार हो जाएगा उसका 128 गया है और 128 आया है, यानी 256 किलोमीटर। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस को, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जितना भी मेजरमेंट होगा लेंथ का, वही कहलाएगा उसके लिए डिस्टेंस। यहाँ पे हमने अभी किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ हमने क्या कहा, उसकी मात्रा कितनी है। देखिए सिर्फ मात्रा लिख रहे हैं, कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। चलिए इसी में और आगे चलते हैं। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपका हो सकता है कि इधर से भी जाए, जिधर से भी आप जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से पटना जाना चाह रहे हैं तो पटना जाने के कई रास्ते होंगे। हो सकता है भागलपुर होके भी जाएं हम, हो सकता है हम मोकामा होके जाएं, हो सकता है हम नदी के मार्ग से जाएं। तो जिस क्षेत्र से होकर आप जाएंगे, यहाँ से पटना पहुँचने में जितना लेंथ लगा है उसको माप लेंगे, वो डिस्टेंस कहलाएगा उसका। ठीक है। चलिए ये तो था डिस्टेंस के बारे में। आगे देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, वो भी देखते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या होता है ये देखते हैं। द स्ट्रेट एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक पॉइंट लिया है ए, दूसरा पॉइंट लिया है बी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट हमको जाना है, तो हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, हर तरीके से गए हम, हर तरीके से हमने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का प्रयास किया है। ठीक है। हर बार इसका क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना हम कवर करेंगे उसका टोटल लेंथ बार बार बदलेगा। यहाँ दिख भी रहा है, ये अलग लग रहा है, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये उससे अलग लग रहा है, ये उससे अलग। हर रास्ते अलग अलग होते हैं और हर का डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी होगा जो इन सब में सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो वो होगा हमेशा और हमेशा सीधा वाला रास्ता, वो हमेशा होगा सबसे छोटा। यानी कि जो स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमने लिखा भी है, स्ट्रेट यानी सीधा, और मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लीजिए। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सबसे छोटा और सीधा रास्ता जो है, उसके टोटल लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका ये कंडीशन फिक्स है कि ये हमेशा क्या दिखाएगा, स्ट्रेट, सीधा ही जाएगा। इसका डायरेक्शन 100% फिक्स है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमको जाना था, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखना था तो इसमें हम बोलेंगे कि ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ किस और, अगर ये ईस्ट की ओर हुआ है तो लिख देंगे ईस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी देखा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी देखा है, यानी दोनों चीज़ हुए हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब समुद्रों में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं तो जहाज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट वाला ही रास्ता तय किया जाता है, लंबे और घुमावदार रास्ते नहीं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोशिश किया जाता है उसी से होकर जाया जाए। ठीक है। इसके अलावा रेलवे की जो पटरियाँ बिछाई जाती है उसका ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि वो सीधा ही रहे, खूब घुमावदार ना हो। जितना ज़्यादा घुमावदार रहेगा उतना ज़्यादा रेलों के दुर्घटना होने की संभावनाएँ बनी रहेगी, और जितना स्ट्रेट रहता है गाड़ी उतने स्पीड से बढ़ती रहती है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वैल्यू, ये हमारे लिए हम जीवन में काफ़ी एक अलग इम्पोर्टेंस है कि अगर हमको किसी जगह जाना है, कहीं हम फंस गए हैं, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसके सीधा सीधे अगर जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ से सामने हमें जो दिख रहा है टावर, उसके पास जाना है तो जाने के कई रास्ते होंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है कि ये सीधा ही हम जाएँ तो सबसे छोटा रास्ता यही होगा। ठीक है। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और भी आ गया। अब एक बच्चे ने क्या किया कि ए पॉइंट से, यानी कि वो अपने घर से नानी घर, फिर से नानी का गांव ला लिए हैं। ठीक है। नानी का गांव, ठीक है, प्यारा सा।
तो ए पॉइंट से वो बी पॉइंट, यानी घर से वो नानी गाँव गया और फिर वो लौट के आया भी। तो इसमें हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान देना है इस बात को। जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा था तो उसके बीच का जो टोटल लेंथ था वो 10 मीटर था, ठीक है। और वो लौट के जो आया तो उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं माइनस में, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हुआ है। यानी कि अगर पूछा जाए कि बताइए बच्चा यहाँ से यहाँ गया था और यहाँ से फिर लौट के आ गया, क्या इसके स्थान में कोई चेंजिंग आया है? बिल्कुल नहीं आया। फिर इससे ये लौट के इसी पॉइंट पर ये चला आया। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने घर से नानी गांव गया और नानी घर से डायरेक्ट वो क्या किया है और इधर आके अपने स्कूल तक चला आया है, ठीक है, स्कूल तक चला आया। तो गया था वो 10 मीटर और लौटा है वो कितना, 18 मीटर। इस बार क्या हो जाएगा, -8 मीटर का क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। गया था वो 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक गया था और लौट के आया, बीच में क्या किया वो यहाँ पे रुक गया अपने फ्रेंड के यहाँ, फ्रेंड का घर था, यहाँ पे रुक गया। तो गया था 10 मीटर और लौट के आया वो कितना, 6 मीटर आया है। तो इस बार 4 आया। यानी कि क्या देखें हम, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों कंडीशन हम लोगों ने अभी चेक करके देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं इसमें, ठीक है। देखना कितने मिनट का हुआ, अच्छे से हो रहा है ना, देखना चुपचाप के लिए, उसमें सटना नहीं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है ये कि एक किसान है, ए फार्मर राउंड a square field in 40 सेकेंड, 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड में वो क्या करता है, अपने किसान जब वो अपने एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर 40 सेकेंड में वो राउंड कर लेता है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब एक किसान जो है वो अपने स्क्वायर फील्ड में चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लगाता है, 40 सेकेंड लगाता है। तब पूछ रहा है कि बताइए 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको स्क्वायर फील्ड बनाना पड़ेगा। स्क्वायर फील्ड हमने बना लिया है, इसका हम लोगों ने नाम लिख लिया है। 40 सेकेंड में जा रहा है तो देखते हैं 10 10 10 10, ठीक है। चारों ओर देख लिए, देखिए 40 सेकेंड लगा इसको टोटल में जाने में, 10 10 20 10 30 10 40, ठीक है। 40 सेकेंड लगे इसको जाने में स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। करा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो बनाने में क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे को घूमने को कहा जाता है 1 राउंड, ठीक है। तो 1 राउंड लगाने के लिए इसको कितना लगा, 40 सेकेंड लगे हैं। यानी कि 40 सेकेंड में हम यह भी कर सकते हैं कि 1 राउंड हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको भी बदल लेते हैं हम ज़रा सा, 2 मिनट में देखते हैं कितना सेकेंड होता है। तो 2 × 60 + 20, तो ये हो गया 120 + 20। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा 40 सेकेंड में क्या हुआ है, 1 राउंड गया है, वो पूरा घूम गया है, ठीक है। 120 सेकेंड में वो कितना जाएगा, तो वो 3 राउंड घूम लेगा। 1 बार 2 बार 3 बार वो घूम लिया। चलिए अच्छी बात है, 3 राउंड वो घूम लिया है। अब हमारे पास बचते हैं कितने, 20 सेकेंड बचते हैं। फिर इन 20 सेकेंड इसमें देखते हैं। तो 20 सेकेंड में 1 बार घूम के आया यहाँ, फिर घूम के आया यहाँ, फिर घूम के आया यहाँ पे। अब यहाँ पे है, यहाँ से अब वो 20 सेकेंड के लिए जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ गया 10 सेकेंड में और यहाँ से यहाँ गया फिर 10 सेकेंड में। तो यानी कि 20 सेकेंड में वो कहाँ पहुँच रहा है, वो सी पॉइंट पर वो पहुँच रहा है। ध्यान देना है मेरे बात को,
हमने क्या कहा है, पहला एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लगा, फिर अगला में फिर 40, फिर अगला में 40, यानी 3 चक्कर लगा लिया वो 120 सेकेंड में, जो हमारे पास यहाँ मौजूद था। इसके अलावा भी 20 सेकेंड बचे हुए अभी भी हैं, तो 20 सेकेंड में वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बताया है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए दोनों पॉइंट के बीच, तो एक पॉइंट पहला यहाँ था और लास्ट कहाँ पर हो गया है, यहाँ पे, तो इस दोनों के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि अगर हम AC निकालने का प्रयास करें तो हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 100, फिर आ गया 100, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 200। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 × 2, 100 है 10 का स्क्वायर रूट और ये आ गया 10√2, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया है, अच्छा ये इतना यूनिट आया है, और साथ ही साथ ये किस और आया है, किस पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे आया, C पॉइंट। आप ध्यान देंगे इस बात पे। हमको पूछ रहा था बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर 10√2 यूनिट हुआ है, और साथ ही साथ उस वस्तु का हमको ये भी बताना है कि वो किस जगह पे पहुँचा है, तो वो A से कहाँ पहुँच गया है, C तक पहुँच गया है। तो उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे ज़रूर। और चलते आगे, एक और क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसको भी ध्यान देंगे। इस बार कहा जा रहा है कि एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अगर कहा जा रहा है कि एक कार जो है ना वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, तब हम यह समझ सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, 50 किलोमीटर है। इस बार देखिए क्या कह दिया गया, अगर यह कहा जाए, इफ से दैट, अगर कहा जाए एक कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर ईस्ट, अगर ऐसा कहा जाए, ठीक है, तब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 50 किलोमीटर ईस्ट की हो रहा है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन था ये, उस तरह का सॉल्व करने वाला नहीं था, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। अगर नॉर्मल लिखा रहे, इसमें कुछ और ना रहे, तो उसका डायरेक्ट लिख देना डिस्टेंस इतना होगा। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दिया रहे, डायरेक्शन भी दिया रहे, समझ जाना है क्या पूछ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बना कर देखेंगे अभी हम लोग। देखिए एक इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है आपको, राइट ट्रायंगल का ABC, ठीक है, और ये दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि A से B गया है और B से C, अब फिर यहाँ से इस तरह से गया हुआ, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, इसका दिया हुआ है 4 मीटर, इसका दिया हुआ है 3 मीटर। आप तो पहचान पा रहे होंगे कि ये राइट ट्रायंगल ही होगा, कन्फर्म है, क्योंकि इसके ये ट्रिपलेट हो रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। आपको इसमें क्वेश्चन कर दिया कि बताइए इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति A से चलना शुरू किया, एक व्यक्ति B से चलना शुरू किया, A तक गया, A से फिर वो कहाँ गया, C तक गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है बताइए डिस्टेंस कितने हो जाएंगे। फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, B से A गया है, A से C तक गया है, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस बराबर हम लिखेंगे 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, जो हमारा एक्चुअल दिया हुआ है। तो ये 12 मीटर आपका डिस्टेंस कवर ये किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि वो आदमी जो है वो A पॉइंट से
आपसे पूछा जा रहा है इसमें, बताइए कि एक लड़का है, उसने क्या किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर से वो कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पे पहुँच गया। यानी ए से चलना शुरू किया, सी पहुँचा, सी से बी, फिर बी से ए तक पहुँच गया। तो बताइए इस स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप तो खुद ही जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब किसी एक ही पॉइंट से चला जाए और फिर वहीं तक पहुंच जाया जाए, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, सर्कुलर, ठीक है, और उसमें एक पॉइंट है ए, जहाँ से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है। ठीक है, चलता जाता है सर्कुलर पाथ में। ये उसका सेंटर है सर्कल का, जिसको हम लोग आर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस। ठीक है, पूछ रहा है बताइए इसका पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है ए पॉइंट से चलकर और फिर ए पर आ रहा है, तब डिस्टेंस कितना, फ्रॉम ए टू ए। इस बार पूछा जा रहा है आपसे डिस्टेंस बताया जाए कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट से निकल के फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको खुद पता होगा। यह एक सरकमफेरेंस है और आप जानते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये डिस्टेंस था। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे बताइए फ्रॉम ए टू ए, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही पूछा जा रहा है तो ए से फिर पॉइंट ए पर ही आ रहे हैं, यानी कि हमारा कोई भी क्या हुआ, जगह चेंज नहीं हुआ, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हमने देखा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके अलावा हमने देखा अभी कुछ क्वेश्चनों को, साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हमने भी एक छोटा सा एक डिस्कशन किया है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, आप इसे समझे होंगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आपके लिए हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम तैयार करके लाएं। मेहनत करें आपके लिए भी, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।